वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1, नंबर सिस्टम। और सबसे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूं कि जो ये सारे नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं फ्रीली पीडीएफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले उसको ज्वाइन करें, नोट्स को डाउनलोड करें, प्रिंट करें और उसके बाद क्लास लें, जिससे कि आप साथ के साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और आपकी प्रैक्टिस हो जाए और नोट्स जो है वो भी आपकी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। सबसे इम्पॉर्टेंट सी सेट यूपीएससी सी सेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। यहाँ से आपको लगभग 15 टू 20 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आपको मिलेंगे। देखो, इस टॉपिक में सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। कोई फिक्स तरीका नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली सीख लेंगे। ये आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट है एक तरीके से। तो मैं यही ट्राई करूंगा कि मैं आपके थॉट प्रोसेस को, कि किस तरीके से जब क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके के, तो आपको मैं कुछ तरीके दूंगा सॉल्व करने के। वो तरीके आपको यूज करने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जब बात चल रही है नंबर्स की, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा सपोज देर इज अ नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का क्या मतलब है। कभी वो लिखेगा इंटीजर, ठीक है, कभी वो लिखेगा प्राइम नंबर, या फिर कभी जो नंबर सीरीज आएगी जो हम रीजनिंग में पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्राइम नंबर का रोल रहेगा। ठीक है, या फिर जो प्राइम नंबर है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आगे मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर और जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो होगा नेचुरल नंबर। इसके अंदर जो फ्रैक्शंस वाले नंबर है, यानी कि जब मान लो 3/5 है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ जो होल नंबर है वो सब आएंगे। अब जब मैंने बोला होल नंबर, तो सेकंड जो है इसका होल नंबर ही है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में कितना सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में जब मैं जीरो ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी एग्जाम में आ सकता है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे वो लिखेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो देखिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। लेकिन मान लो अगर वो लिखेगा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो है वो एक होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे ही हम आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे, वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, तो इंटीजर्स में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? होल नंबर में जीरो से लेकर सिर्फ पॉजिटिव साइड तक के नंबर ही होते हैं, नेगेटिव साइड जो है वो होल नंबर में नहीं आती है। जबकि इंटीजर्स जो है उसमें जीरो से पॉजिटिव भी इंफिनिटी तक और जीरो से नेगेटिव भी इंफिनिटी तक आता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात क्या, वही अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, तीनों के अंदर जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं और जो पॉइंट वाले नंबर हैं वो सब इंक्लूड नहीं होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक संख्याएं, होल नंबर या इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ कैटेगरी में आते हैं। जो सबसे वास्ट कैटेगरी है वो है रियल नंबर्स की कैटेगरी। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब क्या? रियल नंबर मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमने इंटीजर्स में पढ़ा वो सब तो है ही, प्लस जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं या फिर जो पॉइंट्स वाले नंबर है वो सब भी इंक्लूड हो जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। अब इसके अलावा कुछ रैशनल नंबर्स तो आप जानते हैं, जो भी हम अपॉन में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, p/q की फॉर्म में जो होते हैं। इसके अलावा कई इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सब थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें उन सब में अभी नहीं जाना है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्राइम नंबर्स या प्राइमरी नंबर्स जिसे हम कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनमें या तो खुद का डिवाइड जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा? या तो खुद का डिवाइड जाएगा या तो वन का डिवाइड जाएगा ओनली। अगर वो किसी भी अदर नंबर से डिवाइजिबल है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, एक और चीज बता दूं मैं कि वन जो है, वन डिजिट वन, ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कभी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। इसके बाद क्या, अगर हम देखें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो वन तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसके बाद हम आएंगे टू पे, तो टू में भी क्या है, खुद का डिवाइड जाएगा और वन का डिवाइड जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच जो यहाँ पर है वो है कि टू इज द ओनली ओनली इवन नंबर
दैट इज प्राइम नंबर। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जो है वो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो भी इवन नंबर है वो सब 2 से डिवाइजेबल हो जाएंगे, और जो दोनों कंडीशन है प्राइम नंबर की कि उसमें खुद का डिवाइड जाना चाहिए और 1 का ही डिवाइड जाना चाहिए, किसी और का डिवाइड नहीं जाना चाहिए, वो फुलफिल नहीं होगी। इसलिए 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम नंबर। तो ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमें कई जगह काम आएगा। इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 में जैसे कि 3 का डिवाइड चला जाएगा तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एकदम बेसिक चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें यूज होंगी बहुत जगह पे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी नंबर दे दे, तो कोई भी नंबर 2 से, 3 से, 7 इन सब से डिवाइड है या नहीं, उसको हम बिना डिवाइड दिए केवल कुछ शॉर्ट ट्रिक से ही पता कर लें। ठीक है, उस टेस्ट को बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जैसे कि बहुत ही ईजी है 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दे, उसका जो लास्ट डिजिट है वो अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो 2 से डिवाइजेबल होगा। जैसे मानो मैंने लिया 3216, तो 6 है लास्ट में, 2 से डिवाइजेबल है। बिल्कुल ईजी बात है, एकदम बेसिक बात है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 की और 9 की, एक साथ ले लेते हैं। देखो 3 और 9 में क्या है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसका सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइजेबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सेम चीज वही है कि सम ऑफ डिजिट इज डिवाइजेबल बाय 9, तो वो 9 से डिवाइजेबल होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 2, 4, 3, 5, 1। अब मुझे इसमें पता करना है कि ये 3 से डिवाइजेबल है या नहीं। तो मैं डिवाइड नहीं दूंगा, सिंपल इनको जो सम ऑफ डिजिट्स है इनको कर लूंगा। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14 एंड 1 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइजेबल होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल होगा। वहीं सेम टेस्ट जो है वो 9 से भी कर सकते हैं हम। तो जैसे कि मान लो अगर हमको इसका 9 से भी चेक करना होता, तो 15 जो है 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से होता है। इसके बाद जो 4 है, देखो 2, 4 और 8 इनको एक साथ समझ लो। 2 में क्या था, हमने सिर्फ लास्ट वन डिजिट देखा कि 0, 2, 4, 6, 8, यानी 2 से डिवाइजेबल है या नहीं, लास्ट वन डिजिट। जब हम बात करेंगे 4 की, तो हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स जो है 4 से डिवाइजेबल है या नहीं। मान लो मैंने कुछ भी नंबर लिखा, इस पूरे नंबर को मुझे टेस्ट करना है कि ये 4 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। 64 4 से डिवाइजेबल है, बिल्कुल हाँ, 16 4 जा 64 होता है, तो 4 से डिवाइजेबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइजेबल होगा। सेम गोज विद 8। जैसे मैं बात करूंगा 8 की, तो हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइजेबल है तो नंबर 8 से डिवाइजेबल होगा। ठीक है, जैसे कि इसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं देखूंगा 264, तो 264 8 से डिवाइजेबल है या नहीं। 8 3 जा 24, फिर बचेगा 2 and 4 24 एंड 8 3 जा 24, तो डिवाइजेबल हो गया, तो ये नंबर 8 से भी डिवाइजेबल है। ठीक है, इसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल इजी है कि लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइजेबल होता है, सब आपको पता ही होगा। इसके बाद 6 में क्या है, देखो 6 के लिए बिल्कुल सिंपल है कि 6 जो बना होता है वो बना होता है 2 × 3 से। तो अगर कोई नंबर को हमें चेक करना है कि वो 6 से डिवाइजेबल है या नहीं, तो पहले हम चेक कर लें 2 से, फिर चेक कर लें 3 से। अगर दोनों से डिवाइजेबल है तो ये नंबर 6 से डिवाइजेबल होगा। 8 का हमने देख लिया, 9 का हमने देख लिया। अब कई लोग बोलेंगे सर 7 का भी तो पढ़ाओ। 7 का, लेकिन देखो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें इतना टाइम लग जाता है कि उससे अच्छा अगर हम नॉर्मल कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम 7 से डायरेक्ट ही चेक कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहीं पर हमको दिमाग लगाना होता है अपना कि हर जगह ट्रिक्स काम नहीं आती, कई बार जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल थिंकिंग भी काम आती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 10 के अंदर सिंपल है, लास्ट के में 0। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ ऑड डिजिट्स एंड इवन डिजिट्स आर 0 और डिवाइजेबल बाय 11। अब ये ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑड नंबर पे डिजिट। यानी कि मान लीजिए मैंने एक आपको डिजिट दे दिया 6 3 5 4 3 2 1 एंड 6, मान लीजिए ये। ठीक है, तो इसमें जितने भी ये डिजिट्स हैं, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अल्टरनेटिवली प्लस करना है। ठीक है, यानी कि 6 + 2 8,
8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, तो कितना आया 15। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 1 प्लस 3 4, ठीक है, 4 प्लस 5 9, एंड 9 प्लस 6 कितना हुआ 15। फिर हम इसको माइनस कर देंगे, 15 में से 15 गए तो 0, यानी कि जब हम अल्टरनेटिव नंबर्स को प्लस करेंगे उसका वही मतलब है कि जो ऑड नंबर पे डिजिट लिखे हैं उनको प्लस कर लो, जो इवन नंबर पे लिखे हैं उन्हें प्लस कर लो, और फिर उनको आपस में माइनस कर लो। अगर जो आपका एंड रिजल्ट आ रहा है, ये एंड रिजल्ट जो है 0 है या 11 से डिवाइजेबल है, तो वो पूरा जो डिजिट है वो 11 से डिवाइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 12 का है तो 12 का वही जैसे हमने 6 का देखा, 12 बना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 से, तो अगर कोई डिजिट 4 और 3 दोनों से डिवाइजेबल है तो वो 12 से भी डिवाइजेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड जो एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो खत्म होती है। इसके बेस पे चलो अगर हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एन 8 डिजिट नंबर 4252 746B, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यानी कि लीव्स रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि वो 3 से डिवाइजेबल है पूरी तरीके से। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसके बाद, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, यहीं पर इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने ये नहीं पूछा कि इस बी की वैल्यू क्या होगी, उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया, यानी क्या क्या वैल्यू हो सकती है एस बी की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि ये 3 से पूरी तरीके से डिवाइजेबल है। तो अभी हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, तो क्या लिखा था कि इनका सम ऑफ डिजिट जो है डिवाइजेबल बाय 3 होना चाहिए। तो हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 4 24, 24 एंड 6 30, और 30 प्लस बी, क्या हो गया 30 प्लस बी। अब आप देखो कि 30 जो है वो 3 से ऑलरेडी डिवाइजेबल है, तो यानी कि यहाँ पर मैं बी की क्या क्या वैल्यू लिखूं कि जो पूरा सम है ये डिवाइजेबल आ जाए से 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू में लिख सकता हूँ 0। ठीक है, तो भी 30 प्लस 0 0 ही हो जाए, 30 हो जाएगा, 3 से डिवाइजेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3, 33 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9। ठीक है, इससे ऊपर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि बी तो एक ही डिजिट है, तो 12 में लिख नहीं सकता, तो मैं 0 3 6 और 9 ये 4 नंबर लिख सकता हूँ, यानी कि ये 4 पॉसिबल वैल्यूज है बी की। तो यानी कितने वैल्यूज आई 1 2 3 एंड 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब जल्दीबाजी में अगर हमने ये पढ़ लिया कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और हम 3 लगा देंगे, जबकि वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि उसने नंबर नहीं पूछा बी का, उसने पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, जो भी यूपीएससी में आया हुआ है पहले, हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स। अब देखो हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये नंबर्स का जो टाइप्स है वो पता होना चाहिए, अगर आपको यही नहीं पता होता कि प्राइम नंबर क्या होता है तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करते। ठीक है, हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, बिना डिजिट्स के रिपीटेशन के, मतलब कि आप एक डिजिट को एक बार यूज कर सकते हो और आपके पास 5 नंबर्स हैं। ठीक है, इन 5 डिजिट्स का यूज करके आपको ये बताना है कि कितने प्राइम नंबर पॉसिबल है। अब अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे कि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, तो आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं इसको कैसे करूँगा। लेकिन सबसे पहले जैसे आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में एक ऑप्शन जीरो भी है। ठीक है, एक ऑप्शन जीरो भी है, और जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो कभी भी आपके एग्जाम में और ऑप्शन में कहीं जीरो दिया हुआ हो, तो इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर जीरो ही होगा। तो इसका आंसर जीरो कब हो सकता है कि जब इन 5 नंबर से कोई प्राइम नंबर बन ही नहीं रहा हो। ठीक है, तो एक बार चलो ऐसा करते हैं कि हम इन 5 नंबर्स को जोड़ते हैं, कितना होता है इनको सम करते हैं। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, 6 प्लस 4 इज 10, एंड 10 प्लस 5 इज 15। इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 15, यानी कि हम इन सब से कोई सा भी नंबर बना ले उसका सम ऑफ डिजिट्स आएगा 15। अगर सम ऑफ डिजिट्स आया 15 तो 15 तो 3 से होता है डिवाइजेबल, यानी कि हम कोई सा भी नंबर बना ले इन 5 डिजिट से वो 3 से तो डिवाइजेबल होगा ही होगा, और अगर वो 3 से डिवाइजेबल हुआ तो वो प्राइम नंबर
हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़ा था कि या तो वो 1 से डिवाइजेबल हो या अपने आप से डिवाइजेबल हो और किसी से डिवाइजेबल नहीं होना चाहिए। पर इन 5 डिजिट से तो हम कोई भी नंबर बना ले वो 3 से डिवाइजेबल होगा, मतलब प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी इसका आंसर है 0A। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आप इसीलिए देखो, अभी मैं आपको ठीक है डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तब आपको नहीं पता होगा ना ये कौन से टॉपिक से आया है क्वेश्चन। तो इसलिए अपने आँख नाक कान सब खुले रखने हैं एग्जाम में, अपना दिमाग हर तरफ दौड़ाना है। जब आप चारों तरफ अपना दिमाग दौड़ाओगे मैथ्स के सब टॉपिक्स में, तब जाके आप आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते ही जब आपने जीरो देखा तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि इसका आंसर जीरो हो सकता है। और जीरो कब होगा? जब ये प्राइम नंबर कोई होगा ही नहीं। तो वो इस तरीके से हो सकता है कि आप इन सब को एक बार चेक कर लें कि कहीं इनका सम 3 के डिवाइजेबल तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट का। इससे बहुत क्वेश्चन, ये मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएंगे और एकदम इजी क्वेश्चन होंगे। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट और कुछ प्रैक्टिस कर रखी तो आराम से आपको क्वेश्चन ठीक कर देंगे। पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना सिली मिस्टेक्स के बहुत चांसेस होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सम ऑफ सीरीज। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी एक एज अ सेफ साइड, क्योंकि यूपीएससी आजकल नए तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने इस चीज को इंक्लूड किया है। सम ऑफ सीरीज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ सीरीज का मतलब होता है कि एकदम एक सीरीज में आपको नंबर दिए हुए हों, मान लो। ठीक है, तो अगर कहीं इसका आपको सम निकालना हो या फिर कई बार क्या होता है कुछ इस तरीके से ABCD XY भी यूपीएससी देता है। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कभी भी निकालना हो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। आपको सिंपल है, इसको एक बार याद रखना है। इसे कैसे बना, क्यों बना, इन सब पे आपको दिमाग नहीं लगाना। ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो हमारे को दिमाग नहीं लगाना, सिंपल याद रखना है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n+1/2 होता है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें बोले कि केवल सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स कभी बोले कि नेचुरल नंबर में भी केवल इवन नंबर, जैसे कि इवन नंबर आया तो ये अपॉन 2 हट जाएगा और केवल n+1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कभी बोले सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स तो वो हो जाएगा n²। को सिंपल याद रखना है, एक बार याद करना, नहीं भी याद होगा तो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एज अ सेफ पर्पस आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कहीं क्वेश्चन अटक जाए कहीं से। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो बोले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको दिया हो मान लो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है n+1 2n+1/6। ठीक है, वैसे मैं ट्राई करूंगा कि फॉर्मूले हम कम से कम यूज करें, पर जहां पर एकदम जरूरी है फॉर्मूला याद करना वहां हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ क्यूब्स है तो n+1/2 का स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था ना नॉर्मल वाला, अगर उसका स्क्वायर कर देना है जब क्यूब आ जाए, इस तरीके से कुछ भी करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, फिर भी याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज जो मुझे बहुत ऐसा फीलिंग आ रही है कि इससे क्वेश्चन बनेगा कभी ना कभी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये आप जरूर याद रखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कभी भी आपको इस तरीके का कुछ दिखे कि रूट के अंदर एक नंबर, फिर रूट के अंदर वापस वही नंबर, फिर रूट के अंदर वापस वही नंबर, फिर रूट में वापस वही नंबर, कभी ऐसा दिखे तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जितनी बार रूट दिया हुआ है उसका मतलब तो है n, नंबर ऑफ p यूज्ड, कितनी बार नंबर लिखा या कितनी बार रूट लगाया है। ठीक है, तो क्या करना है, जो आपको नंबर दिया हुआ है बार बार रूट के अंदर, वो उसकी पावर में 2 की पावर n-1/2 की पावर n, और n का मतलब क्या है, कितनी बार ये दिया हुआ है। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो √6 दिया हुआ है, उसका क्या आंसर है बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर p का मतलब क्या है, ये 6। ठीक है, 6 की पावर में 2 की पावर n-1, n मतलब ये कितनी बार दिया हुआ है, तो कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 4, 4 2 8, 16। ठीक है, 16 होती है, तो 16 -1 अपॉन 16 यानी इज टू 6 की पावर 15 अपॉन 16, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका आंसर
हो गया। इतना सिंपल है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, कभी भी रूट से रूट में दिखे तो p की पावर 2n-1/2n। ठीक है, दैट्स इट। चलो, इसके बाद हम नई चीज सीखते हैं, यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड का मतलब क्या है कि कभी भी आपको इस तरह का नंबर दे देते हो, इस तरह का क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है 2023 में आया भी है। ठीक है, कभी भी आपको कोई नंबर दे दे और उसकी पावर दे दे बहुत बड़ी पावर, और उसके बाद वो बोले कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो आप वैसे तो 253 को इतनी बार मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो समझना। सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर पावर में है, डिवाइड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ नंबर इन पावर बाय 4। जो डिजिट आपको पावर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 283 दिया हुआ है। इस 283 में जो लास्ट के दो डिजिट है, कितनी भी बड़ी पावर दी हुई हो, आपको लास्ट के टू डिजिट लेने हैं। ठीक है, लास्ट के टू डिजिट लेकर इसको हमें 4 से डिवाइड देना है। ठीक है, 4 से डिवाइड देने के बाद हमें यह देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर जैसे हम देखेंगे 4 2 8 0, और रिमाइंडर क्या आएगा, 3। रिमाइंडर आएगा 3। तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया, यानी कि गेट रिमाइंडर, यूज द यूनिट डिजिट ऑफ रिमाइंडर एज ए पावर टू द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आया, ठीक है, उसको हमें, जो हमें नीचे नंबर दिया हुआ है ना, इस जो नीचे नंबर दिया हुआ है इसके जो यूनिट डिजिट पे है, यानी कि 253 के यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 की पावर, जो हमारा रिमाइंडर आया वो लगाएंगे हम 3 उसके पावर में। तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27। तो 27 के लास्ट में क्या आया, 7, तो वही इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मान लो आपको ये नंबर दिया हुआ है 253 की पावर 283, और आपको बोल दिया कि भैया इसका यूनिट डिजिट निकाल के बता दो। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले पावर वाले पे जाना है, जो पावर लिखी हुई है, इस पावर के लास्ट के दो डिजिट उठाने हैं। मैंने उठाया 83, इसको मैंने 4 से डिवाइड दे के रिमाइंडर निकाल लेना है। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। इसके बाद जो आपका ओरिजिनल नंबर था, इसका यूनिट डिजिट उठाना है। इस यूनिट डिजिट के पावर में ये जो रिमाइंडर आया था इसको बिठा देना है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 27। तो 27 के लास्ट में क्या है, 7, तो 7 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आपसे कोई बोले यार, अगर मान लो मैंने इसकी पावर उठाई और मेरा 0 आया रिमाइंडर, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे पावर में 4 लिखना है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, यूज 4 व्हेन यू गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो, वैसे मैं कहूँगा कि आप वीडियो को 1 मिनट या जितना भी आपको टाइम लगे पॉज कीजिए और इसको क्वेश्चन को करके देखिए। ठीक है, तो मैं 10 सेकंड के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए सेम उस तरीके से। आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं कराता हूँ। देखो, मैं हर बार जब प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको ये टाइम दूंगा। आप प्लीज इसको करिए। जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करेंगे और सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें, आप नहीं कर पाएंगे पेपर पे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन गलत ही तो होगा, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस प्रोसेस जो है इसी चीज से सही होगा कि जब आप पहले अपना दिमाग लगाएंगे, उससे आंसर नहीं आए, फिर मैं आपको समझाऊंगा देखो इसको ऐसे करते, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिमाग लगाना था। ठीक है, तो इस प्रोसेस को प्लीज साथ के साथ कीजिएगा। ठीक है, आपका ही फायदा है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 279 की पावर 2894। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पावर वाले को उठाओ, पावर वाले के लास्ट के टू डिजिट लो। लास्ट के टू डिजिट क्या है, 94। ठीक है, 94 को 4 से डिवाइड दो। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 एंड 4, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा, 2। जो आपका रिमाइंडर बचा उसको आपके जो ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट डिजिट पे जो है सबसे लास्ट में क्या है, 9, इसकी पावर पे बिठा दो। बिठा दिया। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो 81 का यूनिट डिजिट क्या आया, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है,
इस तरीके की जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है, वो हम ना प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखेंगे। नहीं तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा या फिर किसी और बुक से, तो आपको मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन। बेसिक तरीका यही रहेगा, बस इसी में ही आपको प्लस माइनस करना है। मान लो अगर आपको ऐसे दे दे, या कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है कि मान लो आपको एक तो ये दे दिया, फिर एक मल्टीप्लाई में दे दिया। अब आपको बोले इस पूरे का यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा, तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसका निकालना है। इसका क्या निकाला आपने? 1। ठीक है, फिर आपको इसका निकालना है। मान लो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं को सॉल्व करके देखूंगा क्या आएगा। मान लो आया 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, तो 3 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, ये तरीका आपने सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, ये एग्जाम में यूज आएगी, 23 के पेपर में ऐसा कुछ आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और थोड़ा बचपन को याद करते हैं। कुछ बचपन के फॉर्मूला जो हमने याद किए थे, हो सकता है कि कहीं पे यूज आ जाए। फिर मैं कहूँगा कि फॉर्मूलेज अगर नहीं भी याद हुए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ मैं बोल दूँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ उसको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है, हम सबने 5th 6th क्लास में पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये दो तो आने ही चाहिए, बाकी नहीं भी याद हो पाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझाने की मुझे कोई नीड नहीं है। ए माइनस बी वाले में यहाँ माइनस हो जाता है। ए माइनस बी के क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। मुझे लगता है कुछ भी समझाने वाली चीज़ है। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को याद करिएगा, टाइम हमारे पास वैसे भी बहुत कम होता है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ गई इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, कुछ नई चीज़ें जो यूपीएससी इस टॉपिक से पूछ सकती है, जैसे कि एक है फाइंडिंग रिमाइंडर एक रूल। ठीक है, फाइंडिंग रिमाइंडर रूल क्या है? ये वही रूल है जो कि रैंडम चीज़ें हैं बिल्कुल, जिनका आपको कोई रीज़न पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, पर इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद करके चलना है। ठीक है, जैसे कि कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहाँ पर कोई छोटा नंबर उसकी पावर दी हुई है और डिवाइड बाय कोई नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे तो एक तरीका जो उसका करने का है वो ऐसे है कि 7 की पावर 7 दिया हुआ है तो उसको एक्सपेंड कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है डिवाइड बाय 4 करो और रिमाइंडर निकालो। अब इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, और बाद में 4 का डिवाइड देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका क्या है देखो इसका, कि 7 से हम जब अलग अलग 4 को डिवाइड देते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है? 3। तो 3 को लिख दीजिए आप 7 टाइम्स, 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? 3 3 ज़ा 9, इसके पेयर इस तरह से बना लीजिए, 9 9 फिर 3 4। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडियन जुगाड़ है आंसर निकालने का। ठीक है, तो इस जुगाड़ को सीखना है आपको। अब 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचता है? 1। तो अब लिख दीजिए 1 1 1। अब इसमें तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3/4। अब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। अब 3/4 आ गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 में 4 डिवाइड देंगे तो 3 ही रिमाइंडर रहेगा। अब ये क्या है? जुगाड़ टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगी, जहाँ पर पावर आपकी थोड़ी नंबर में छोटी होगी, ठीक है, वहीं पर ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ज़्यादातर केस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से एक और तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, पर बिना फॉर्मूला के भी इसको याद कर लेंगे हम। मान लो कभी जो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में एक ही नंबर का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ 7 है, अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 12 है, और ऊपर वाले का के पावर दी हुई है और आपसे पूछा गया है रिमाइंडर बताओ, तो क्या तरीका है? अगर आपका न्यूमिनेटर यानी कि जो आपका अंश है जो ऊपर होता है डिवाइड के, एकदम सिंपल भाषा में, वो एक नंबर बड़ा है, सिर्फ एक नंबर। ठीक है, यानी कि वो a+1/a की फॉर्म में है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी पावर दी हुई है, तो जब भी हम डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। इसको याद रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में से आ जाएगा बस, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1 5 6 ऐसे कुछ भी, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है? न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, एक नंबर से सिर्फ +1 होना चाहिए, तब ये रूल एप्लीकेबल होगा। सेकंड रूल क्या है? और हाँ, यहाँ पावर कुछ भी हो,
इवन नंबर ऑड नंबर कुछ भी पावर हो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। कब? जब न्यूमिनेटर आपका बड़ा है। लेकिन अगर इसका उल्टा केस हुआ मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो अगर अंश से बड़ा है, वो अगर न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो हमें क्या करना है? पावर देखनी है। अगर ये पावर ऑड नंबर में है, ठीक है, अगर ये पावर ऑड नंबर में है तो जो आपका न्यूमिनेटर है, जो आपका अंश है, वही रिमाइंडर होगा। ठीक है, जो आपका अंश है वही रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर ये पावर इवन नंबर में है यानी क्या है? 14 है। ठीक है, कब? जब आपका अंश एक नंबर छोटा है। अगर अंश बड़ा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आंसर 1 ही आना है। ठीक है, लेकिन अगर अंश एक नंबर छोटा है तो हमें पावर देखनी है। ऑड नंबर में है तो क्या आ जाएगा? जो ऊपर आपका अंश है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पावर इवन नंबर के अंदर है तो 1 आपका रिमाइंडर रहेगा, जैसे कि पहले ऊपर वाले केस में था। ठीक है, इस चीज पे चांसेस हैं कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, और सेम इस चीज पे, क्योंकि यूपीएससी जो है अब कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ा रहा है, तो हमें उस तरीके से कुछ कुछ नई नई चीजें हर टॉपिक में पढ़ के जानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ज्यादा, जिससे कि हम अगर कुछ रैंडम चीजें भी आए तो कुछ दिमाग लगा के उनका आंसर कर सके। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक बिल्कुल हमारा इम्पोर्टेंट और जिसे हम कहते हैं कि डेजावू वाला टॉपिक, एच सी एफ एंड एल सी एम। ठीक है, अब एच सी एफ एंड एल सी एम, इन सबका, इन दोनों का सबसे पहले हम एकदम नॉर्मल मतलब समझते हैं होता क्या है। देखो, एच सी एफ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी मैंने आपको नंबर दे दिए, मान लो 8, 12 और 20। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब क्या है? कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसका इन चारों में डिवाइड जाता है। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसका इन चारों में डिवाइड जाता है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ पे आपको देख के पता पड़ रहा है कि बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 4 है, जिसका इन तीनों में डिवाइड जाता है। ठीक है, अब निकालने का तरीका क्या होता है वो आगे मैं क्वेश्चन में सिखाऊंगा। वैसे तो बचपन में आप सबने किया ही होगा, पर मैं थोड़ा सा उस बचपन वाले तरीके में मॉडिफिकेशन करूंगा। चलो मैं यही करके बता देता हूँ। बचपन में जब आप एलसीएम निकालते थे तो आप इन तीनों को साथ लिखते थे और 2 का जैसे यहाँ डिवाइड दे दिया, इस तरीके से करते थे एलसीएम में। ठीक है, और जब बात होती थी एचसीएफ की तो आप इनको ऐसे लिखते थे अलग अलग, इनके फैक्टर निकालते थे। ठीक है, इनके फैक्टर निकाल के जो भी कॉमन फैक्टर होते थे उनको आप आइडेंटिफाई करके उनको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हमें डिफरेंस लाना है। क्या डिफरेंस लाना है? एक चीज़ थोड़ी सी आपको सिखा देता हूँ। एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए तो वही तरीका है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें एचसीएफ में भी इन तीनों को एक साथ ही लिखना है, सॉल्यूशन करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन क्लास में भी लिखा है। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें एचसीएफ में भी इन तीनों को एक साथ ही लिखना है, सॉल्यूशन करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन क्लास में भी कि मैं तो देखिए एचसीएफ में हम कर रहे थे तो 8, 12, 20, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो भी हमें साथ लिखना है। लेकिन एलसीएम में तो हम क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए 2 से हमने लिया तो 4, 6 और 10। ठीक है, जहां हमें वही नंबर लिखना है जो कि तीनों से डिवाइजेबल जाएगा। ठीक है, तब एलसीएम में तो हम किसी एक से भी डिवाइजेबल होता था तो वो हम लिखते थे, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करेंगे हम, जैसे कि 2, 3 और 5। अब अगर हम एलसीएम कर रहे होते तो हम 2 लिखते, यहाँ 1 लिखते, 3 और 5 करते। लेकिन एचसीएफ में हमें ऐसा नहीं करना, हमें वही नंबर यहाँ पे लिखना है जो कि तीनों नंबर से डिवाइजेबल हो। ठीक है, तो बस इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइजेबल हो, तो बस हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो 2 और 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, ये नया तरीका मैंने सिखाया है। अगर आपको पुराना वाला तरीका अच्छा लगता है तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा टाइम बचेगा इसलिए मैंने बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक चीज पढ़ते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी।
ठीक है, अगर दो नंबर आपको दिए हैं ए और बी और उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो एक इनमें आपस में रिलेशन होता है, वो रिलेशन याद रखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यानी बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी दो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस आ जाएं, ठीक है, और उसमें एलसीएम 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 और एचसीएफ आपसे पूछे तो हमें कैसे निकालना है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि चाहे एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, जो चीज पूछी गई है, ठीक है, जो चीज पूछी गई है वो हमेशा न्यूमिनेटर में आएगी। ठीक है, यानी कि एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स करेंगे अगर एचसीएफ पूछा होगा तो, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स करेंगे अगर एलसीएम पूछा हो तो। वहीं अगर आपसे फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछा है तो न्यूमिनेटर में आप एलसीएम करोगे, यानी कि जो चीज पूछी गई है, जिस चीज की डिमांड है वो हमेशा ऊपर रहेगी। इस चीज से इसको याद रखो, डिमांड है एचसीएफ की तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर्स लिया जाएगा। और अगर डिमांड है एलसीएम की तो एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर रहेगा, बाकी जो बच गया वो नीचे आएगा। इसका क्या मतलब है समझाते हैं अभी। मतलब मान लो आपसे बोले कि 5/18 और 6/19 का एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालना है, मतलब डिमांड में है एलसीएम, तो जो आपके ऊपर वाले हैं जो न्यूमिनेटर हैं उन दोनों का कर दीजिए एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 5 5 6 30 आएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन है नहीं आपस में। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितना आपको निकालना आता होगा। ठीक है, 5 6 30 यानी एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। वहीं जो डिनोमिनेटर बच गए इन दोनों का क्या करूंगा मैं, एचसीएफ। तो 18 और 90 का एचसीएफ। अब एचसीएफ में कैसे देखता हूं मैं, अगर ये नंबर इसके डिवाइजेबल है, यानी 18 5 जो 90 होता है, तो एचसीएफ क्या होगा, 18 ही होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको आपको याद रखना है कि एचसीएफ में कैसे चलता है काम। ये सब आपने बचपन में सीखी होंगी। ठीक है, ये सब नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। एलसीएम में मान लीजिए कभी ऐसा हो कि ये दोनों नंबर हैं, इनमें आपस में कोई डिवाइजेबल कॉमन नहीं है, जैसे 5 और 6 में कोई डिवाइजेबल कॉमन नहीं है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलसीएम होता है। वहीं एचसीएफ में जो दो नंबर दिए हुए हैं उसमें एक नंबर दूसरे नंबर का अगर पूरी तरीके से डिवाइजेबल है, तो जो छोटा वाला नंबर है ना जिसका डिवाइड जा रहा है वही आपका एचसीएफ होता है। तो 18 और 90 का एचसीएफ हो गया 18। ठीक है, अब ये सॉल्व हो रहे हैं आपस में, 6 3 = 18 और 6 5 = 30, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड। ठीक है, वेरी इजी इजी क्वेश्चन है एकदम, पर आपको समझ में आ जाएगा इस। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर by which on dividing 38, 45 and 52 the remainder will be 2, 3 and 4 respectively। सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये समझना है कि निकालना हमें एचसीएफ है या एलसीएम है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो एचसीएफ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, लार्जेस्ट डिवाइजेबल, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जिससे कि इनका डिवाइड जाए। अब क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर ऑन विच डिवाइडिंग, यानी जिससे डिवाइड दे इसको, तो मतलब पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। लेकिन सॉरी एचसीएफ पूछा है, लेकिन कंडीशन क्या डाली है इन्होंने, कंडीशन ये डाली है कि इनके जो रिमाइंडर है वो 2, 3 and 4 हो रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात क्या है, रिमाइंडर यानी कोई एक नंबर जिसको हम 38 से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो वो नंबर जिसमें पूरा पूरा डिवाइड जाएगा अगर वो निकालना होगा, 38 में से 2 माइनस कर दो, क्या बचेगा 36। सेम गोज विद दिस, 45 में रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी 45 माइनस 3 42 कर दो, और सेम 52 माइनस 4 48 कर दो। ठीक है, यानी कि 36, 42 और 48 का मुझे एचसीएफ निकालना है। 36, 42 और 48 इनका मुझे निकालना है एचसीएफ। कैसे पता पड़ा, सबसे पहले तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है जिसे डिवाइड दिया जाए, तो लार्जेस्ट नंबर जिसे डिवाइड दिया जाता है वो सेफ होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि इन तीनों नंबर पे ये रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा तो मतलब क्या है कि इस रिमाइंडर को इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो वो नंबर हमारे पास आ जाएंगे जिनसे हमें
पूरा पूरा डिवाइड देना है। तो HCF निकालने का तरीका जो मैंने सिखाया था वही करते हैं। 36, 42, 48। सबसे पहले तीनों नंबर 2 से डिवाइजेबल है। जी हाँ, डिवाइजेबल है। अब देखो, अब इन तीनों नंबर में ये 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। अब 3 से डिवाइजेबल है क्या तीनों? जी हाँ, 3 से डिवाइजेबल है, 7 और 8। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे ये तीनों डिवाइजेबल होते हो? नहीं, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही आपका HCF है। 3 2 सा 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बचपन में ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। समझना क्या है, HCF निकालना है या LCM। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें क्या निकालना है। What will be the smallest number which when dividing? देखो, जनरली लार्जेस्ट नंबर बोलता है तो HCF होता है, स्मॉलेस्ट नंबर बोलता है तो LCM होता है, लेकिन ये थंब रूल नहीं है। कई बार इसका उल्टा हो जाता है, वो केस भी आपको कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इस नंबर को डिवाइड किया गया 24, 32 और 42, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिनको इन तीनों से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आएगा हर केस में। मतलब क्या है, LCM निकालना है क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है जिसमें डिवाइड देने पर 5 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा, HCF वाले क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए थे उसमें अलग अलग रिमाइंडर दिया हुआ था। ठीक है, और ये दिया हुआ था कि डिवाइड जो है इनमें दिया जाएगा, तो ऑफ कोर्स है कि हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इन तीनों नंबर से हमें किसी एक नंबर में डिवाइड देना है जिससे कि 5 रिमाइंडर आना चाहिए हर केस में। तो पहले हम इन तीनों नंबर का LCM निकालेंगे और फिर LCM निकाल के उसमें 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है, 24, 32 एंड 42। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, LCM कर रहे हैं। तो LCM कैसे करते हैं, 2 से दिया 16, 21। अब देखो, HCF कर रहे होते हम तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं देते, लेकिन LCM में अगर कोई एक भी नंबर इस 2 से डिवाइजेबल है तो जब तक 2 ही चलेगा। ठीक है, ये एकदम बचपन वाली चीजें बता रहा हूँ मैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे। ठीक है, 3, 1 और 21 बचा है। अब मैं 3 से जाएगा 1, 1 और 7 और आ जाएगा 7, 1 और 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96 और 96 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 7 9 ज़ा 63, 63 एंड 4 67 प्लस, अब क्या करना है एंड में मुझे 5, यानी कि 677। कैलकुलेशन में कभी कोई मेरे से मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना छोटा भाई समझ के, और खुद सही कर लेना। ठीक है, वैसे नहीं होनी चाहिए, है ना। 677 आ गया। इसके बाद एक लास्ट स्पेशल केस करके और आज की क्लास खत्म करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमें इस नंबर सिस्टम के, वो अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर 1A, उसमें करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा 23 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ठीक है, इन सब से हमने ज़्यादातर मैंने UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। इन सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक लास्ट स्पेशल केस करते हैं। ये स्पेशल केस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अब समझना, बहुत ही अच्छा आपको दिमाग में आएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6 एंड 7 लीव्स रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसको हम 5, 6 और 7 से अगर डिवाइड दें तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास 2, 3 और 4 रिमाइंडर आना चाहिए। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से आप करो कंपेयर। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था जहाँ पर इन 3 नंबर को डिवाइड देने पर रिमाइंडर हर केस में 5 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया कि रिमाइंडर तो अलग अलग आ रहा है। तो अगर मैं इनका HCF निकालूंगा तो प्लस क्या करूंगा, 2, 3 या 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमेशा एक ट्रेंड फॉलो होगा। जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि LCM वाला इस तरह का सवाल पूछे जहां पर रिमाइंडर अलग अलग हो, तो एक ट्रेंड हमेशा फॉलो हो रहा होगा, वो आप अच्छे से देखिएगा। जब 5 से डिवाइड दे रहे हैं
तो रिमाइंडर बच रहा है 2। जब हम 6 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 3, और जब 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 4। अब इन सब में कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? 5 में से 2 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तब भी 3। यानी कि आपको एलसीएम निकाल कर किसको प्लस करना है? जो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यानी कि जिससे डिवाइड दे रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस करने पे जो आ रहा है आपको उसे प्लस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस है। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल इजी है, 5, 6 और 7 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सिंपल है एकदम। वैसे तो इस तरीके से भी आपको दिख रहा है कि इन तीनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 6 5 जा 30, 37 जा 210, 210 प्लस करेंगे इसमें 3, तो 213 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है। तो नंबर सिस्टम के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते थे और जो उसके एग्जाम्पल हो सकते थे वो हमने समझ लिए हैं। ठीक है, इसका एक और लेक्चर आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ कॉन्सेप्ट मिले तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा। नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं है, भरमार कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के छोटे छोटे जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ठीक है, थैंक यू सो मच लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए। आप चैनल, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए जहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच।